के खूंखार, रंगबाजों के रंगबाज, खूनखारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज, बाबू सिंघानिया सिंह पधारे। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए, प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो जलकर कभी न बुझे ना माई कसम उसी को बाबू सिंघानिया सिंह शैतान कहते। हिला दे पत्ते पत्ते को, हिला दे पत्ते पत्ते को, उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस दरिंदे को, समाज के इस दरिंदे को बाबू सिंघानिया सिंह शैतान कहते हैं। हाँ, तो दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नई एक साथी, आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में ये चल रहा हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव विनयपुर का रहने वाला हूं, और मेरा ही नाम बाबू सिंघानिया सिंह शैतान है। सिंघानिया वो सिंघानिया है, सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाता है, और बगावत किया जो मुझसे ना कसम भोलेनाथ की ससुरा मौत के घाट जाता है। अरे उठे जिस पे मेरी नजर, उठे जिस पे मेरी नजर, माना कि ये बादल घड़घड़ात बा, अरे है दिल तोरा खुनवा बदे, है हमरा राइफलवा के गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे घर में, हमारे हवेली पर एक नहीं बल्कि दो दो नौकर रहते हैं, लेकिन इस वक्त किसी भी नौकर का पता नहीं है। मैं थोड़ी देर उनका वेट करता हूं, इंतजार करता हूं, मिल गए तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद कसम भोलेनाथ की आप लोगों से बात करता हूं। देखता
बाबू साहब जयशंकर। जय शंकर जय शंकर। सीताराम। बाबू साहब आज मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं बाबू साहब? सबसे पहले ये बता बेटा, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है? यह का तू कौन है? यह का मैं कौन हूँ बे? बाबू साहब जिस स्थान पर खड़ा हो ये स्थान आपकी हौली है। वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही बताया। ये हमारी हौली है और तू साले इस हौली का ठेकेदार। हैरान खोर बदतमीज गंदी नाली देखिए। स्टैंड अप। क्या कह रहे? ये हमारी हौली है। हाँ बाबू साहब। हौली का मतलब जानता है? नहीं बाबू साहब। हौली का मतलब शराब का ठेका होता है। तो ये बता रहे ये हमारा शराब का ठेका है? नहीं बाबू साहब आपकी हौली है। सीताराम, जो शब्द बोलना ना आए उसे बोलने की कोशिश मत किया कर बे। हौली नहीं बल्कि हवेली कहते हैं। अगर हवेली बोलना न आए तो सीधा सीधा मकान या घर बोल दिया करो। सीताराम। बाबू साहब देखो, तुम हमारे बहुत पुराने और वफादार नौकर हो। हाँ बाबू साहब। इसलिए तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों पर विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ बाबू साहब। लेकिन तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ। हाँ बाबू साहब। ये आई हुई जनता जनार्दन नहीं जानती कि हम लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हम लोगों का काम क्या है। हाँ बाबू साहब। इसलिए सबसे पहले अपना परिचय बता देना चाहता हूं मैं। जय बाबू साहब। सीताराम, तू तो जानता है कि मैं घर में मात्र दो प्राणी, हाँ बाबू साहब। मैं हूं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। ठीक बाबू साहब। इस समय हमारी बहन उर्मिला आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। क्या बताऊं साथियों, जब मैं भाई बहन छोटे छोटे थे तभी हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया। आप माताजी के मर जाने के बाद पिताजी ने परवरिश करना शुरू कर दिए और उसी समय में पिताजी ने हमारे महाराष्ट्र भिवंडी के अंदर एक कारखाना लगा रखे थे जहां पर कपड़े की बुनाई होती है। वहां पर 40 जोड़ी लूम चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जय बाबू साहब। तब से मात्र मैं और मेरी बहन उर्मिला है। सारी जिम्मेदारी मेरे पर हो गई। मैं यहाँ का भी काम देखता हूँ और बीच बीच में महाराष्ट्र भी चला जाता हूँ। जय बाबू साहब। लेकिन मैं अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ। सही बात। अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया, सयानी किया। आज वो इंटर में पढ़ रही है। और एक बात तुझे बता देना चाहता हूँ, हाँ बाबू साहब। जिस समय में कॉलेज में पढ़ाई किया करता था ना, हाँ जिस कॉलेज में पढ़ाई किया करता था हाँ। उसी कॉलेज में एक नंदनी नाम की लड़की पढ़ा करती थी। ठीक। नंदनी मुझे चाहती थी, मैं नंदनी को चाहता था, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में घबराते थे। ठीक। एक दिन की बात, कॉलेज में लंच हुआ। मैं अपने नाश्ते का टिफिन दान लेकर बागीचे में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। आप उसी समय घूमते घूमते नंदनिया भी आई और हमारे करीब बैठ गई। ठीक। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनिया मुझे देखती रही। देखते ही देखते ना जाने क्या उसके दिमाग में आया, उसने हमारे हाथ को पकड़ लिया और कहा, बाबू सिंह सिंह आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया और मैंने अपने अपने झूठे हाथ को उठाया, नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा, नंदनी आज मैं भी कसम खाता हूँ कि शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। लेकिन सीताराम, आप ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ बे। ससुरी प्यार में धोखा दे गई। हम लोगों का इम्तिहान हुआ, पेपर हुआ, कॉलेज 1 महीने के लिए बंद हो गया। उसी बीच में हमारा महाराष्ट्र से फोन आ गया। वहां से वर्करों ने बताया, मुकादम ने बताया कि बाबू साहब
फैक्ट्री में आग लग गई है और सारी मशीनें जल गई हैं। मैं यहां से टिकट कटाया, महाराष्ट्र चला गया बे। वहां पर काम शुरू करके वापस आने में 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद वापस जब घर पर आया तो दिल में सोचा कि चलकर नंदनिया से मुलाकात कर लिया जाए। जिस समय नंदनी के घर पर पहुंचा उसका पिता रमई मिल गए। मैंने कहा रमई काका राम राम। बोले बेटा खुश रहो। मैंने कहा चाचा नंदनी कहाँ है? उसने कहा है सिंगानिया, नंदनी को भूल जा। मैंने कहा क्यों चाचा? अरे इतने दिन के बाद आया हूं, नंदनी को जब तक देख नहीं लूंगा दिल को चैन नहीं मिलेगा। उसने डांट कर कहा अरे सिंगानिया वापस चला जा, आज से नंदनी को भूल जा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मैंने नंदनिया की शादी कर दिया। मैंने कहा बाबूजी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, नंदनिया मेरे सिवा किसी से शादी कर ही नहीं सकती। उसने कहा तुझे विश्वास नहीं? अगर तुझे विश्वास नहीं तो जा इसी चंदनपुर ग्राम सभा में कल्लू के यहां देख, कल्लू के साथ मैंने नंदनिया की शादी कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद सीने में आग लग गई बे। मेरे सीने में आग लग गई और मैंने अपनी राइफल को उठाया और रमैया हरामजादे को गोली मारी। वो ससुरा वही पर तड़प कर मर गया बे। मैं वहां से वापस हुआ और ये सोच कर वापस हुआ कि आज के आज चंदनपुर जाऊंगा और नंदनिया का नामो निशान मिटा कराऊंगा। घर पर आया, अपनी गाड़ी को निकाला, राइफल को लिया और चंदनपुर रवाना हो गया। जिस समय चंदनपुर चौराहे पर पहुंचा तो लोगों से पूछा कि भाई कल्लू का मकान किधर है? लोगों ने बताया कि बाबूजी ये चौराहे से जो खड़ंजा जा रहा है सीधा कल्लू के दरवाजे पर जाएगा, सबसे पहला घर कल्लू को होगा। यहां से दूरी मात्र 500 मीटर है, लेकिन आपकी वहां चरपहिया नहीं जा पाएगी क्योंकि सोलिंग छोटी है, आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। मैंने गाड़ी को साइड लगाया, मैं हाथ में बंदूक को उठाया, पैदल ही कलुआ के दरवाजे पर जाना शुरू कर दिया। जिस समय उसके घर के करीब पहुंचा तो क्या देख रहा हूं, वो हरामजादी नंदनिया अपने पति कल्लू को एक थैला और 100 की नोट दे रही है और कह रही है कि स्वामी घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है, चले जाओ मार्केट कुछ सब्जियां ले आओ। जब मैंने इतना देखा तो मैंने सोचा कि यहां पर बखेड़ा खरना करना ठीक नहीं होगा। अपने पांव को वापस लिया, आकर रास्ते में छिपकर बैठ गया। वे कुछ देर के बाद देखा तो कल्लू हाथ में थैला लिए चला आ रहा है। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, कोई नजर नहीं आया। सामने नजर आया तो सिर्फ कल्लू हरामजादा। मैंने अपनी राइफल को उठाया और हरामजादे के पैरों में गोली। ओ ससुरा वहीं पर थड़पड़ाने लगा बे। मैं वहां से भागकर चौराहे पर आया, गाड़ी लिया, मैं अपने घर चला आया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक दिन नंदनिया भागते भागते हमारे हवेली पर आई, हमारे घर पर आई और हमारे पांव में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है, क्यों रो रही है? अरे अब तो तुझे खुश होना चाहिए, तेरी शादी हो गई है, तेरा घर बस गया है, अब किस बात की दिक्कत है? तब उसने बताया कि बाबूजी मेरी शादी जिससे हुई है पहला नंबर वो दुआ है, जिसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम चंदन और छोटे लड़के का नाम कुंदन। सबसे छोटी एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी था। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद कल्लू की पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया और उन्हीं बच्चों की परवरिश करने के लिए कलुआ दूसरी शादी नंदनिया से रचाया था। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? उसने कहा बाबूजी वो मेरे किसी काम का नहीं है, ना जाने किसने उसके पैरों में गोली मार दिया और डॉक्टरों ने इलाज ढंग से नहीं कर पाए, उसके पैर में जहर फैल गया और डॉक्टर ने उसका पैर काट दिया।
वो विकलांग हो गया है, मेरे काम का नहीं है। आप मेरी मदद करिए और मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो। मैंने अपने दिमाग को चलाया बे। मैंने सोचा कि हरामजादी मुझे प्यार में धोखा देकर गई है, इससे बदला चुकाने का आसान मौका मिल गया है। मैंने कहा ए नंदनी जा, वापस अपने घर को जा और आज से अपने पति की, अपने सौतेले बच्चों की सेवा को बढ़ा दे। इतनी सेवा कर, इतनी सेवा कर कि किसी को आभास न हो कि वो बच्चे तेरे सगे हैं या सौतेले हैं, और तेरे पति को आभास न हो कि ये हमारी बीवी है या दूसरी औरत है। सही बात, सही बात, सही जब बात। तेरा विश्वास जम जाए तो अपने पति के लिए आधा लीटर दूध लगा दे और किसी दिन मौका पाकर उसी दूध में जहर मिला दे। बाबू साहब, ओ हरामजादी ने किया वैसे में। एक दिन मौका पाकर शाम को खाना पीना खिलाने के बाद कलवा को लिटा दिया और दूध गर्म करने के बाद उसमें जहर घोल दिया। वही जहर घुला हुआ दूध ले जाकर अपने पति कलवा को दे दिया। कलवा दूध पीकर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। अब बच्चे हैं उसके तीनों बच्चे, और मैंने कसम खाई है वे कि जब तक नंदनिया के पूरे परिवार को तिरके तिरके में नहीं बिखेर दूंगा और नंदनिया हरामजादी के हाथों में कटोरा पकड़ाकर भीख नहीं मंगा दूंगा, ना चैन से बैठूंगा, ना ही नंदनिया को बैठे लेकिन एक बात है बे, बाबू साहब, नंदनिया आज भी मुझे उतना ही प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार का नाटक करता हूं। वो जानती है कि मैं उसे दिले जान से चाहता हूं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ प्यार का नाटक करता हूं उससे बदला चुकाने के लिए। लेकिन सीताराम बाबू साहेब, देखो भाई समय बहुत हो गया है। हाँ, आज हमारा मूड शिकार खेलने का कर रहा है। अगर साथ में चलना है तो चलो बे, नहीं तो हवेली का काम देखो। क्या विचार है? चलूंगा बाबू साहब, मैं भी चलूंगा। क्या बात है? आप हारमोनिया पर संगत कर रहे हमारे धर्मेंद्र गौतम जी, जो कि आप दमदम के रहने वाले हैं। नक्कारे पर संगत कर रहे हमारे राम जस प्रजापति, जो कि आप भी दमदम के रहने वाले हैं। ढोलक पर संगत कर रहे हमारे सूरज गौतम जी, जो कि आप रानीगंज प्राहदा के रहने वाले हैं, स्वर्गीय भंडारी के गांव के। मजीरे पर संगत कर रहे हमारे ढल्लू गौतम जी, जो कि आप दयाराम के पड़ोसी कहला भुजनी के रहने वाले हैं। अपने साजबाज के साथ आखिर पर कैसे लेकर जा रहे हैं? जली सारी ये बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने इस जमाना